अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया तो आपका, लेकिन मैंने आपके कान में रोड़ने थे। दादा हुक्म। यार ये तुम पंजाब असम्बली कैसे गए? दादा सच बताऊं फिर आपको मैं, हैं? दादा मेरे दादा हैं, उनका कोई इनविटेशन मेरे हाथ में चढ़ गया तो डिप्टी लेके चला गया दरवाजे पे उनके। अच्छा, मैं कहा मैं भी देखनी पंजाब असेंबली की होती है। आप मेरा इनविटेशन लेके पंजाब असम्बली पहुंच गए? खाली इनविटेशन नहीं लेके गया, मैं फिर औरा भी लेके गया। अच्छा, मैं पूरा औरा लेके गया, यानी कि इस तरह मैं गया वहां पर। खैर मैं वहां पर गया, मैंने देखिए देखा आपके औरे का इम्पैक्ट तो ये था ना कि हमें दूसरी साइड की चीखें बहुत सुनाई दी जी। मैंने देख लिया। और जालिम आप इतने हैं कि आपने उनकी चीखों की आवाज भी बाहर नहीं निकलने दी। तो वो पे कहता है जिसके यानी कि जब ये सारा कुछ हुआ है तो आप पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद थे। हाँ, मैं ये आई विटनेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मैं आई विटनेस तो हम तो कलामे शायर बज़ुबान शायर सुनेंगे आज के दिन। तो आज का दिन नाज़रीन कराम, सामीन कराम, जनाबे अदील साहब के नाम। दादा मैं वो लेके पास लेके जिस पे लिखा था रजी दादा, मैं ठीक है, आप पहुंच गए। ऐसे एंटर हुआ, मेरे पास औरा भी थे मेरा। जब मैं सीधा आगे चल के गया तो आगे मैंने देखा बड़ी सी बिल्डिंग थी, दरवाज़ा था। मैंने वहाँ पर जाके बताया अपना, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर जाके प्यार करने वाले भी थे, वहाँ पर आशिकाने दादा थे, वहाँ पर शियाने दादा थे, वहाँ पे सारे। लेकिन दादा इसके साथ साथ ना वहाँ पर एक खौफ भी था। खौफ था एक, वहाँ पर मैंने देखा कि ये पता नहीं क्या करेंगे, ये यहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं, आप क्यों आए हैं या वो क्यों क्या करेंगे आकर। जी वो ऐसे कुछ कि आप यहाँ पर आए हैं, तो इस तरह की कुछ बातें ना कुछ समझ आ रही थी। लेकिन मैं वहाँ पर कवर करने गया था क्योंकि मैं आपसे करंट थोड़ा थोड़ा सा लेते रहता हूँ ना, तो एक साफ्ती कीड़ा थोड़ा सा उजागर हो रहा था। तो मैंने कहा मैं कुछ सवाल करूंगा, दिल में कुछ सवाल थे। खैर वो आपने देखा कि मीना खान अफरीदी ने किस तरीके से बदतमीजी की वहाँ पर, मिसोजिनी की, जिसको वो बड़ा उन्होंने कहा जैसा मुंह वैसी चुपेड़, उन्होंने इस तरह की बात कर दी, उसको जस्टिफाई किया। लेकिन वो आगे आज जो उससे भी ज्यादा घटिया हरकत है। जी और पूरी फिर पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया। पार्टी ने नहीं, आपके जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने भी उसको जस्टिफाई किया। अच्छा दादा वहां पर जब अंदर का अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जिस बंदे ने सवाल किया है मोहसिन बिलाल जी, वो भी आपकी तरह हमारा छोटे भाइयों की तरह है। मोहसिन जो है वो पीटीआई का एक होता था वो मशवाणी, जी उसका विक्टिम रहा हुआ है। जी उसने पीटीआई के दौर में उसको कहीं जॉब नहीं करने दी, बिल्कुल ठीक, हर जगह से निकलवाया। ठीक है। अब जाके उसको एक डिजिटल सेटअप में कहीं को 4 महीने हो गए सस्टेन करते हुए, 5 महीने, ठीक है ना। तो वो किसी मतलब पार्टी का नहीं है, जी साफी है वो, ठीक है। वो बेचारा विक्टिम साहब, लेकिन दादा विक्टिम के साथ साथ मैं वहां पर बताऊं कि उसने सवाल किया जिसके नतीजे में मीना खान, दादा मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब एंट्री हुई वहां पर, जो सुहेल आशिक अफरीदी साहब की जब एंट्री हुई, तो दादा वहां पर ना एक ऐसा हो रहा था कि ये डराना चाह रहे थे कि जो हमसे हमारे खिलाफ हमारे से सख्त सवाल करेगा तो हम उसको मारेंगे। जिसका विक्टिम मोहसिन बिलाल साहब हुए, मोहसिन बिलाल साहब को बहुत बुरी इंजरी आई उनके बाजू के ऊपर, और इसकी वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर ये उल्फत मुगल साहब हैं। तो वोट भी डाला हुआ आपने उनको। उल्फत मुगल साहब लाहौर प्रेस क्लब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुंतखब मेंबर हैं जी, और सबसे ज्यादा वोट लेके मुंतखब होने वाले मेंबर हैं। उनको तशद्दुद का निशाना। और मजे की बात मैं आपको बताऊं जी, पीटीआई के हिदी खाहों में शामिल है, पीटीआई की तरफ से हमारे साथ लड़ते हैं, ठीक है। और आप अंदाजा करें जिसने इनको सपोर्ट किया उसको जलील होने से कोई नहीं बचा सका। बेशक। यानी उल्फत मुगल के बारे में ये केपीके की से जो टीम आई हुई थी उन्होंने कहा वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, वो चलो हमारे बारे में तो आप जो बकबक करते हैं करते रहे, यार वो आपका अपना बंदा था। बहुत ज्यादा वाली बात है। लेकिन दादा वो एक ऐसा क्योंकि आई विटनेस हूँ मैं इन चीज़ों का, मैं डर गया। मैं कहा यार ये तो मार रहे हैं यार बाकायदा। उसके बाद दादा वो उन्होंने दहशत फैला दी। अच्छा मीनवाइल वो मीना खान वाला भी केस हो गया, सारा खत्म हो गया। मीनवाइल ऐसे हुआ कि मेरा था कि कोई सहाफ़ी उठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे कि यार हमारे सहाफ़ियों को मारा इन्होंने पंजाब के फ्लोर पे खड़े होकर पंजाब के बेटियों के बारे में उन्होंने कैसे अल्फाज बोले हैं। तो मुझे लगा कि यार नहीं ये मर्दानगी इनकी जागेगी। लेकिन पता मीनवाइल ऐसे हुआ कि वो वहाँ से जब सुहेल अफरीदी साहब बाहर निकले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में आना था उन्होंने, लेकिन वो वहाँ से भाग गए। तो आवाज़ आई, हम अंदर बैठे, आवाज़ आई कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। ओके। हम बड़े शर्मिंदा कि ये तो हम तो वेट कर रहे थे उनसे सवाल करने के लिए।
उनका दीदार करने के लिए कि उनसे कुछ सवाल करें, शायद वही मौका होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अतः फिर हम जब इस बात का हमें तयन हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है, तो हम भागे उनकी गाड़ी की तरफ और वहाँ पर जाके कहा कि सुहेल साहब प्लीज़ सवालों के जवाब दें। लेकिन दादा मीन वाले कहानी चल रही थी। वो कहानी ये चल रही थी कि हमें कमरे से जब बाहर निकाला गया तो उतनी देर में कुर्सियाँ ऑक्यूपाई हो गई। वो बेसिकली डिसेप्शन था जी, वो डिसेप्शन था। जब हम बाहर गए तो वो उनको हम लेके आ रहे थे अंदर, इतनी देर में अंदर कुर्सियों पे कब्जा हो चुका था। लेकिन वो हमें भी थोड़ी सी जगह मिली उधर, वो हमदर्दी रखने वाले बहुत जर्नलिस्ट हैं, वो आगे आके बैठ गए। तो अब हमें लगा कि कुछ काम ना ख़राब होने वाला। तो फिर आते साथ ही उन्होंने नारा लगाया, तेरा यार मेरा यार, और जिसके अंदर हल्फन कोई रिकॉर्डिंग होगी तो इंटरनेट पे आ जाएगी, कोई रिप्लाई नहीं आया उनको वहाँ से। इवन के जो वहाँ पर भी बैठे हुए थे ना, वो भी अपनी इज्जतें बचा रहे थे कि यार ये फरीदी साहब या तो तुम बंदे कट लेंदे थोड़े जे, या फिर हमें आप बताते कि हम आपके लिए कोई बंदे इकट्ठे कर अलग से विलाग में करेंगे। 2026 जो है ना वो इनके यार के लिए बहुत सख्त होने वाला है। अच्छा, इस पे हम दादा बात करेंगे। दादा मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। उसके बाद आशिक साहब ने दादा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस दादा बता रहे थे छली का रेट क्या है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टाइल वही था जी, वैसे ही कुछ हम ये करेंगे, हम ये कर दिया, तुमने ये किया था। तो हम कह रहे थे यार कोई कॉन्क्रीट बात करें आप तो लोगों के दिलों से सवाल मेरा ख्याल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी राय में, अगर मेरे से एडवाइस लेते, देखिए मेरी एडवाइस पे उन्होंने कहा अभी मैंने ना आपने जो उनकी जड़ें काटी, सारा कसूरवार आपने। नहीं दादा, आप इसके मैंने उनको एडवाइस किया था। दादा देखिए दो चीज चले, एक आपने मुझे गुस्साया वहां पर, ठीक है, जबरदस्ती आपने मुझे कहा मैं आपका दादा के साथ था तो मेरे अंदर दादागिरी आई थी, मैं भी चला गया, मैं भी करता हूँ कवर। और दूसरे नंबर पे आपने जो उसको कराची भेजने वाली शरारत की है, इस पे अभी हम पूरी बात करेंगे। तो अदम से जब सवाल शुरू हुए तो अब लोगों के दिलों के सवाल थे कि आप जब पंजाब आए, लाइटें लगी हुई देखी, बड़ी बड़ी सड़कें देखी आपने, तो आप अच्छा दादा खुदा की कसम मुझे लग रहा था फरीदी साहब जेट लैग में आ। अच्छा, वो बंदा जाता है ना 7 समुंदर पार तो जेट लैग हो जाता है। तो वो यूरोप में आया ना जब पाकिस्तान का यूरोप ही है पंजाब दादा। अच्छा, मुझे लगता है कि अफरीदी साहब को किसी डॉक्टर ने कहा था कि ऐने नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। तो इसलिए उसको लाहौर लाए थे, और देखे 3 दिन के अंदर वो वाकया सेहतमंद हो गया दादा। फिर उसके बाद कंक्लूजन ये थी, वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, 3रे मिनट में उनको पता लग गया कि भाई मेरा इधर दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पर मैं कोई फजूल मुहावरे इश्क इमरान की बातें नहीं कर सकता। उन्होंने बगैर बताए कि इमरान खान को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी, उन्होंने बगैर बताए कि पंजाब में क्या तंजीम साजी करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या पंजाब में, वो वहाँ से रवाना हो गए। और उन्होंने जाते जाते मोदबाना तरीके से, वो गोंदल साहब हैं एक, उनको ऐसे कहा, तो उन्होंने आगे से एक सवाल दिया जो कि किसी को सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद वो खैर वहाँ से रुखसत हुए। जब दादा वहाँ से रुखसत हुए तो तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि लोगों के अंदर एग्रेशन इतना था। नहीं, एग्रेशन नहीं होना चाहिए था। मैं फेयरली बात करूँगा, ये क्यों आया एग्रेशन? अब सवाल ये पैदा होता है, नहीं होना चाहिए था, क्यों आया? बुनियादी तौर पे इशू ये है कि ये कोई सुहेल आशिक अफरीदी साहब पहली मर्तबा इस लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज के लिए पंजाब तशरीफ नहीं लाए जी। इससे पहले ANP के भी लोग आते रहे हैं, होती साहब एंड कंपनी, ठीक है। वो अपना लैंग्वेज उनकी भी यही होती है जो PTI वालों की थी, अगरचे कदर शुस्ता होती है जी, लेकिन वो अपना इतना ओपन इंटरेक्शन किया नहीं करते थे। ओके, ठीक है। उनका मुझे पता है, वो आते हैं यहाँ पे मखसूस जर्नलिस्टों को अपने घर में, इनमें से बेशतर लोगों के लाहौर में घर भी हैं, या अपने मेज़बान के घर में एक मतलब 15-15, 20-20 बैचेस के लोगों को, बीट रिपोर्टर्स को एक खाने पे बुला लिया, एडिटर्स को जो है वो नाश्ते पे बुला लिया, इस तरह करके ना वो मिलते हैं। तो लैंग्वेज या एक्सेंट का फ़र्क नहीं था, फ़र्क बेसिकली था ग्रूमिंग का जी, तालीम का जी, जो कि इनके यहाँ नहीं है। ओके, ठीक है। हालांकि सुहेल साहब का ख़ानदान खैबर पख्तूनख्वा के पढ़े लिखे ख़ानदानों में समझा जाता है। अच्छा, ये भी बात ज़हन में रहे, जो जिसका क्रेडिट है वो ठीक है। मतलब इनका ख़ानदान मजमूई तौर पर पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर, मतलब कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स, डॉक्टर वगैरह भी इनके ख़ानदान के अंदर अरकान हैं। लेकिन इनका रवैया नहीं लगता कि मतलब इन्होंने कोई पढ़ाई शढ़ाई की है, और अगर की भी है, ठीक है ना, काम ये पहली 4 जमातों से लेते। बहुत गहरी बात की आपने।
मतलब ठीक है उन्होंने 16 जमातें पढ़ी होंगी, लेकिन काम पहली 4 जमातों से। जी ठीक है। क्योंकि बेसिक अकल का आदमी भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जो वो फरमाते रहे। जी ठीक है। ठीक है, रोडों के ऊपर फिरते रहे, अजीम रोडें बनाने से कौमें नहीं बनती, ये कायद ने बताया। ठीक है, और इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें करके गए हैं। नहीं दादा, एक सवाल भी हुआ उनसे कि आप नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कों के ऊपर से गुजर के आए हैं, आप नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो या आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए हम तो उसे बच्चों की तरह ही समझते हैं, तो हमने उसको नसीहत कर दी। लेकिन दादा एक बड़ी खतरनाक आपने नसीहत की, आपने एक दाना डाला। क्या? पहला दाना डाला मेरी सूरत में, ठीक है, वो उन्होंने खा लिया। दूसरा दाना आपने डाला उनको कराची की सूरत में, वो भी खा लिया। वो भी खा लिया उन्होंने। उन्होंने यहाँ निकले नहीं लाहौर से तो उन्होंने ट्वीट कर दी कि हम अगला दौरा कराची का करेंगे। मैंने कहा था आप लाहौर तक आ गए हैं तो तुहानू लाहौर ही सुस्ता है, उधर कराची क्यों नहीं जाते? तो अब वो कराची जो है उन्होंने दौरे का ऐलान कर दिया। देखिए वहाँ पे जाके वो क्या गुल खिलाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है, वो एक समीना पाशा साहिबा ने कहा कि कराची का दौरा लाहौर से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मुस्तकबिल की उन्होंने सूरत हाल पता। मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है मोहतरमा ने जी, तो मैं तो उनकी ये ख्याल था क्या सक्सेसफुल होगा। मसलन साहिल पे जाएंगे, उधर क्या करेंगे वहाँ पर आप? मतलब इनका मतलब है लाहौर का दौरा उनके ख्याल में सक्सेसफुल है। अगर इसको सक्सेसफुल ये म्यार है उनका, तो फिर तो इससे ज्यादा सक्सेसफुल क्या होगा? 150 बंदा इकट्ठा कर वटा मारे नहीं, बंदे इकट्ठे करना तो सक्सेस हो गई ना। ठीक है, तो बंदों के बाद फिर वटे मारना ज्यादा बड़ी सक्सेस है ना। वहां पे क्या आई चंडीगढ़ रोड पे जाके क्या कर सकते हैं? हाँ, सोराब गोठ में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन बहरहाल आप जैसे जालिम लोगों का ये ख्याल है, बल्कि इल्ज़ाम है कि ये जो हैं साथ में 20-22 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल लेके जाते हैं, जी जी जी, ये इसके अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं। मैं बहरहाल इस बात से आपने 2 महीने पहले तो प्रोग्राम करके एक दाना डाला था, वो भी आपके मैं दाने गिनाना शुरू कर दूं। 2 महीने पहले आपने कुछ इसके बारे में बात की थी कि डियाला क्यों आ रहे हैं। हम जो है ना वो हमेशा हजूम से अलग होकर चलते हैं। जी, हमने 2 महीने पहले इनकी सारी सरगर्मियाँ बताई थी आपने, ठीक है। बाकी लोगों को अब इंकशाफ हुआ जी, और आपने ये भी बताया था, मैं उसका शॉर्ट आउट दे दूं, आपने पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तबाह होने का तरीका बताया था, फिर मजबूरी बताई थी, कि अब ये गाड़ियों की ज़रूरत इनको होगी। अच्छा, अब जो है वो मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं कि ये इनके दौरों की फ्रीक्वेंसी मुस्तकबिल के अंदर बढ़ेगी, लाहौर कराची वगैरह। हाँ, क्योंकि ख़बर ये है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है। जैसे देखिए ना अपना असद कैसर साहब जो हैं जी, उनका एक थ्रेशर पकड़ा गया। अच्छा, थ्रेशर क्या होता है? वहाँ पे ये मर्दान वगैरह के इलाके में टोबैको बहुत काश्त होता है। ओके, वो टोबैको जो होता है ना, ग्रीन लीफ थ्रेशर जो होता है जी, वो आप समझें कि बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। ग्रीन लीफ को आप क्रश करके, क्रशर या थ्रेशर जो होता है वो बारीक बना देता है। फिर उसके बाद उसमें से उसको एक और थ्रेशिंग में से गुजार के आप बराह रास्त सिगरेट में ले जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। उसको आप कागज़ लपेट के सिगरेट बना देते हैं। ठीक है। तो वो थ्रेशर जो है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है आपको सरकारी तौर पे। ठीक है। और उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी आप सिर्फ मखसूस बाहर को सेल कर सकते हैं, ताकि लोग जो है ना वो मार्केट में डायरेक्ट ही पीना ना शुरू कर दें। ओके। उसमें से जब क्रश होके निकलता है तो फिर सिगरेट वाले ख़रीदते हैं। ओके। फिर वो उसमें केमिकल मिलाते हैं। ओके। उसका एक मखसूस जायका निकालने के लिए। सिगरेट का अपना जायका होता है, और फिर उसको कागज़ लपेट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये थ्रेशर जो होता है ये बाकायदा लाइसेंस होता है। जिस तरह आपने अगर भंग काश्त करनी है तो आपको वफाकी हुकूमत एक लाइसेंस जारी करती है कि आप 1 कनाल पे, 2 कनाल पे, 8 कनाल के ऊपर सेहत के मकासद के लिए भंग काश्त कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह इस थ्रेशर का भी लाइसेंस सरकार जारी करती है। ठीक है। तो सरकार की इजाज़त के बगैर ये थ्रेशर चल रहा था, छापा मार के उसे बकायदा पकड़ लिया। चलिए बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक। मुझे मेरे प्लॉट की दें। आपको सुना को प्लॉट स्लॉट जी, मुझे उसकी मुबारकबाद दें जी। अज़मा बुखारी साहब जी, मुझे प्लॉट उन्होंने दिया, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा, और मैं इंशाल्लाह केस कर रहा हूँ उनके पास, और प्लॉट का नंबर छोड़ना नहीं दादा, मैं केस कर रहा हूँ उनके ऊपर, और जैसे ही प्लॉट का नंबर पता चलेगा तो सबसे पहले दादा मैं आपको पार्टी दूंगा, और पॉडकास्ट भी हम वहाँ पर करेंगे और ऑडियंस को दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत प्लॉट है।
वरना उसका तो प्लॉट हम बनाएंगे वो तो बनाएंगे plot जिसने ये बनेगा। इल्ज़ाम लगाया। बिल्कुल ठीक है दादा। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने सवाल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।